कुछ दिनों पहले मैं नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में गया था। तो वहाँ पर एक सबसे ज़्यादा ओल्ड मेंबर, मीटिंग्स ख़त्म होने के बाद में जब मैंने उससे पूछा, मतलब पूछा क्या बल्कि वो एक सदस्य को जो काफ़ी गरीब है और इधर उधर से गुजारा करता है, जिसका अपना ना घर है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, बिल्कुल तन्हा है। यानी ऐसे लोग नारकोटिक्स एनोनिमस में एक बहुत तकड़ी मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो बहाना बनाते हैं मीटिंग्स ना आने के लिए। पैसे नहीं है, मीटिंग्स ना आने के लिए गाड़ी नहीं है, मीटिंग्स ना आने के लिए टाइम नहीं है, मीटिंग्स ना आने के लिए कपड़े नहीं है, मीटिंग्स ना आने के लिए मोबाइल नहीं है, मीटिंग्स ना आने के लिए वक्त नहीं है ना। और मीटिंग्स ना आने के लिए आज तीज है, मीटिंग्स ना आने के लिए आज त्यौहार है, मीटिंग्स ना आने के लिए आज आंधी है, मीटिंग्स ना आने के लिए आज तूफान है, मीटिंग्स ना आने के लिए आज बारिश है, मीटिंग्स ना आने के लिए आज रात है, मीटिंग्स ना आने के लिए सर्दी है, मीटिंग्स ना आने के लिए गर्मी है ना, मीटिंग्स ना आने के लिए हारी है, मीटिंग्स ना आने के लिए बीमारी है, मीटिंग्स ना आने के लिए कोई जिम्मेदारी है, मीटिंग्स ना आने के लिए कारोबार है, मीटिंग्स ना आने के लिए बीवी है, मीटिंग्स ना आने के लिए बच्चे हैं, मीटिंग्स ना आने के लिए घर की जिम्मेदारी है, मीटिंग्स ना आने के लिए कोई साथ नहीं है। इतनी सारी बातें या एक्सक्यूज कह लो, क्योंकि देखो जिसे मीटिंग्स आना होता है, जिसे सुधार में आगे बढ़ना होता है, जिसे रिकवर होना होता है, जिसे अब और जूझने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे अब और लड़ा नहीं जा सकता, जो अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जो अब और दूसरों के ताने नहीं सुन पाएगा, जो अब और पतन की तरफ नहीं जाना चाहता, जो फिर से, कहने का दूसरा मतलब ये है कि जो रिलैप्स नहीं होना चाहता, जो नशे में दोबारा फंसना नहीं चाहता। और नशे में दोबारा फंसने का मतलब है कि वही जानलेवा चक्कर शुरू हो जाना, वही जानलेवा चक्कर, वही जो हुआ करता था चक्कर, है ना। दर्द, उल्टी, दस्त, तबीयत खराब, सर्दी गर्मी, ठंडा गरम, है ना, बुखार जैसा लगना पर बुखार ना होना, ठंड जैसा लगना पर ठंड ना होना, गर्मी जैसा लगना पर गर्मी ना होना, पसीने आना सर्दी में और गर्मी में ठंड लगना। गर्मी में हम में से ज़्यादातर लोगों को छोड़ो, मैं अपनी बताता हूँ कि मैं मई जून की गर्मी में, मतलब शॉल ओढ़ के, एक शॉल हुआ करती थी, मतलब जो सर्दियों में पहनते हैं शॉल, सर्दी से बचने के लिए, सर्द हवा से, मैं वो शॉल ओढ़ के भरी गर्मी में जाता था, क्योंकि नशा लेने, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती थी कि बस किसी तरह से मैं चल पाऊँ, इतनी हिम्मत जुटाता था। और ठंड लग रही होती थी, खाया जाता नहीं था, उल्टियाँ हुई थी रात भर, दर्द हुए थे रात भर, तड़पा था रात भर, करवटें बदली थी रात भर, है ना, सहन करा था रात भर। तो मैं मतलब शॉल ओढ़ के गर्मियों में जाता था, और दर्द जो मेरे होता था यहाँ पर, दर्द वो मेरे जीवन का एक नासूर बन गया था। नासूर, मुझे ये मालूम हो चला था कि ये दर्द नशा किए बिना ख़त्म नहीं होता, और इसे परमानेंट अगर ख़त्म करना है तो नशा छोड़ना पड़ेगा। अगर इसे परमानेंट ख़त्म करना है तो नशा छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे जैसा व्यक्ति अगर फिर से वही दर्द, जिस दर्द में वो मौत की दुआ मांगा करता था, अगर फिर से
वही दर्द जिस दर्द में वो करवटें बदलता था, बेचैन रहता था, दस्त, उल्टी, है ना, खाया ना जाना, पिया ना जाना, अगर उन्हीं उसी जानलेवा चक्कर को दोबारा हासिल नहीं करना चाहता, कह रहा है ना कार्यक्रम कि पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है या कर देगा। पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देगा। तो नारकोटिक्स एनोनिमस में हम जो सबसे पहली बात सीखते हैं वो है पहला घूंट, पहला पैग, पहला कश, है ना, पहले नशे से दूर रहना, ये सीखते हैं। और नशे से दूर रहने का मतलब ही रिकवरी की शुरुआत होती है, समझ रहे हो। हम सीखते हैं कि नशा नहीं करना, हम सीखते हैं कि बीमारी क्या है, हम सीखते हैं कि ये बीमारी कैसे उजागर होती है और किन किन परिस्थितियों में ये हमें ज़्यादा परेशान कर सकती है। और बीमारी व्हाट इज़ डिसीज़, व्हाट इज़ एडिक्शन, डिसीज़ ऑफ एडिक्शन। क्योंकि एनए की मीटिंग्स करते करते आए दिन कोई ना कोई न्यू कमर उसमें आता ही रहता है एनए की मीटिंग में, तो बीमारी पर शेयरिंग होती ही रहती है। बीमारी के 3 भागों पर, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, यानी कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो ये पता चलता रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और आगे अपने सुधार में कहाँ तक जा सकता हूँ। और बीमारी के बारे में पता चलता रहता है कि बीमारी जो है शारीरिक भूख की है, मानसिक खिंचाव की है और आध्यात्मिक शून्यता की है। कि एक बार पहली गोली, पहले पैग, पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद, समझ रहे हो, एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से, ना, पहला नशा, पहली गोली, वे लोग होशियार हो जाएं जो गोली खाते हैं या खाने की सोच रहे हैं सोने के लिए, या क्या नाम है, जिम करने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो मतलब एडिक्ट, जो जिम करने के लिए गोली या कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हो। वो कैप्सूल खाते हैं, उन कैप्सूलों का नाम मैं नहीं बताना चाहता, नहीं तो कई इसको नेगेटिव पकड़ के वो कैप्सूल खाने लगेंगे और फिर उन्हें उनके दैनिक जीवन में उन कैप्सूलों से परिणाम मिलेंगे, समस्याएं खड़ी होंगी और वो बिल्कुल नशे की तरह उस कैप्सूल से परेशान आ जाएंगे। क्योंकि एडिक्शन इज एडिक्शन, एडिक्शन तो एडिक्शन है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, है ना। तो कार्यक्रम कहता है कि पहले कदम में कि हमने कबूल किया कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। तो वो पहला कदम एडिक्शन की बात करता है, ना कि नशे की बात कर रहा है, सिर्फ नशे की। हालांकि नशा भी एक एडिक्शन है, लेकिन पहले कदम में सिर्फ नशे को नहीं दर्शाया, उस नशे के बदले एडिक्शन को दर्शाया है। क्योंकि एडिक्शन में सभी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, है ना। फिर वो कोई सी भी चीज़ हो जिसकी बुरी लत हो इंसान को, जिसके बगैर वो मतलब बेकरार, बेचैन, चिंतित, परेशान, उदास, मायूस, अकेला और वगैरह वगैरह महसूस करे। तो एडिक्शन है, चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, घूमने का हो, फिरने का हो, मोबाइल का हो, और तुम्हारे लैपटॉप का हो, कंप्यूटर का हो। और आजकल न जाने कैसे कैसे एडिक्शंस और नए चल गए हैं, क्योंकि ज़माना है, बदलती हुई रफ्तार है। इंडिया पहले क्या थी और मतलब क्या था इंडिया, और अब इंडिया क्या हो गया है। पहले आप लोग देख सकते थे कि पहले हमारे टाइम में, छोटेपन में, बचपन में टेलीफोन, है ना,
टेलीफोन सिर्फ बैंकों में हुआ करते थे या सरकारी दफ्तरों में हुआ करते थे, वो भी जिसमें उंगली डाल के ट्रिन 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 नंबर लगाते थे, 7 बार या 6 बार, 7 नंबर होते थे, कभी कभी 6 नंबर होते थे। तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि एक बैंक हुआ करता था SBI का, उसके बाहर टेलीफोन लगा हुआ करता था, उसमें 1 रुपया डालो, 1 रुपये का बड़ा सिक्का। अब वो बड़ा सिक्का नज़र नहीं आता है, कहाँ गायब हो गया वो इस दुनिया से। बहुत बड़ा होता था वो बड़ा सिक्का डालो और कॉल करो। तो मैंने एक बार घूमने गया था मैं, ऐसे ही वहाँ खेलते खेलते उस टेलीफोन को उठा के उसमें मैंने सिक्का डालकर कॉल तो करी नहीं थी, क्योंकि कॉल किसे करना है, नंबर किसका है मेरे पास, होता ही किस पे था मोबाइल पहले, और मोबाइल कह रहा हूँ टेलीफोन। तो खाली ऐसे ही अपनी ट्रक पूरी करी थी। तो पहले तो ऐसा हुआ करता था, मतलब जिनके घर टेलीफोन हुआ करते थे वो, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये बहुत अमीर होंगे यार। और होता भी ऐसे था, मतलब फीलिंग्स ये आती थी कि यार उसके उसके घर में टेलीफोन है तो वो मतलब बहुत पैसे वाला है यार। या और भी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, जिसके पास स्कूटर है यार वो बहुत पैसे वाला है। है ना। तो और फ़ोटो खिंचवाने के लिए हम फ़ोटो स्टूडियो जाते थे, है ना, परिवार इकट्ठा होकर, बहन भाई अम्मी वगैरह वगैरह। तो स्टूडियो में जाके, और वो स्टूडियो के पीछे बैकग्राउंड में पर्दा लगाता था या कोई सीनरी वगैरह होती थी, मतलब जो हमें पसंद आए, या तो पर्दा या सीनरी, तो उस हिसाब से हम अपना बैकग्राउंड चुनते थे। और वो फ़ोटो खींचता था और बोलता था कि भाई अगले हफ्ते आना। फ़ोटो लेने। ठीक है भाई, पर्ची दे देता था, वो पर्ची संभाल के रखो और फिर अगले हफ्ते वो उससे जा कर के फ़ोटो लो। और एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए चिट्ठियाँ चलती थी, है ना, पोस्ट बॉक्स हुआ करते थे। और आजकल मैं देखता हूँ पोस्ट बॉक्स एक पेड़ के ऊपर बंधा हुआ था, बिल्कुल जंग मारा गल चुका था नीचे। उसके बारे में मैंने पढ़ा कि लिखा था कि एक जगह पर कि आज वो बेखबर है जो दुनिया की खबर देता था, यानी आज उसे कोई नहीं पूछता। और आज का दौर है कि आज टीवी टीवी घर में होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उस पर हर सैटरडे संडे फिल्म वगैरह देखना, और महाभारत, मोगली, जंगल बुक, रामायण। एक और सीरियल आता था डीडी नेशनल पर, जो रात को 8:30 बजे खबरें शुरू होती थी डीडी नेशनल पर 8:30 बजे, और 9 बजे खबरें ख़त्म हो जाती थी, और 9 बजे वो सीरियल चालू होता था, ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश बख्शी, तो वो मतलब वो मुझे सीरियल देखना बहुत पसंद था। और फिर बाद में मतलब फिर वो रंगोली, और फिर शुरू हुआ धीरे धीरे ऑल द बेस्ट, और बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे आते थे जो मतलब हम दूसरों के घरों पे जा कर के देखते थे, और घर में टीवी भी नहीं हुआ करता था। तो आजकल मतलब ज़माना बदल गया है, इंडिया डिजिटल हो गया है। पहले पैसे चला करते थे, अब वो पैसे कम चलते हैं, लोग सामान खरीदते हैं और मोबाइल निकाल के ऐसे स्कैन करा, कितने हो गए, 50 रुपये, बस 50, 50 डिजिट, और टिडिन, पेटीएम करो। पेटीएम पर 50 रुपये प्राप्त हुए, पेटीएम करो।
तो मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि ज़माना जो है क्या था और अब क्या हो चुका है। अब टीवी जेब में है, अब डिश, केबल, वो सब जेब में है, जेब में रहता है ना। एक दूसरे से कभी भी बात कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो, कभी भी मतलब आप फ़ोटो खींच सकते हो, और फ़ोटो खींच के आप मतलब बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, या पहले ही चेंज कर सकते हो या बाद में चेंज कर सकते हो, या फ़ोटो का कलर चेंज कर सकते हो। जैसा कलर आपको चाहिए वो मतलब आपकी उँगलियों पर है और जेब में है ना। सब कुछ ये हो गया है, तो ज़माना बदल गया है। तो जब बदलते ज़माने की रफ्तार के साथ साथ दिन भी बदल गए हैं। और मगर पूछो उन एडिक्टों से जो बहाना बनाते हैं मीटिंग्स ना जाने का, तो मैं उन लोगों की बड़ी सराहना करता हूँ जो मतलब इस प्रकार से जी रहे हैं, समझ रहे हो, जो इस प्रकार से जी रहे हैं कि बेचारे झोला हाथ में लेके आते हैं, पुरानी चप्पल है। वो मेरे को बोल रहा था कि यार 10 साल से उसने कुछ खरीदा नहीं है, समझे ना। मतलब उसने किसी को दिखाने के लिए नशा नहीं छोड़ रखा, उसका तो कोई है ही नहीं, है ना। फुटपाथ पे रहता है, गुरुद्वारे में खाता है। एक और था बेचारा, इस दुनिया से रुखसत हो गया, वो भी अपने घर से बेघर था। तो सीखने को मिलता है। ऐसे लोग नारकोटिक्स एनोनिमस में मतलब उनका मकाम बहुत तो ऊंचा है ना। और जो आजकल की जनरेशन है, तो उसको तो भैया बाइक चाहिए मीटिंग जाने के लिए। मीटिंग तो मैं जब जाऊंगा पहले बाइक दिलवा दो, है ना। और अगर किसी ने ज़्यादा घर वालों को मोटिवेट कर रखा है कि इसको मीटिंग्स भेजना है, और उसको पता है कि हाँ मेरे घर वालों को मोटिवेट कर रखा है, प्रेरित कर रखा है कि इसको मीटिंग्स भेजना है, तो वो मतलब मुझे बाइक दिला दो मैं जब जाऊंगा मीटिंग। या फिर बहुत सा ऐसा होता है कि बाइक दिला रही हो नहीं दिला रही हो, मोबाइल दिला रही हो नहीं दिला रही हो, नशा कर लूँगा। तो इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं अपने परिवार को कई एडिक्ट, है ना। और तो जिसके मन में होती है, जो फिर से उसी आदत में नहीं जाना चाहता, दर्दों में जो मैं बता रहा था, तो वो नशा बंद करता है। वो नशा बंद करता है और वो दिल से फिर मीटिंग जाता है, और दिल से मीटिंग्स में जाकर सुनता है ना। क्योंकि वो ध्यानपूर्वक सुनता है। तो क्योंकि ध्यानपूर्वक सुनने से हमें वो बातें सुनाई देती हैं जो हमारे काम आती हैं। और ये बातें देखो आज काम ना आए, कल काम ना आए, लेकिन कभी ना कभी वो मेरी सुनी हुई मीटिंग्स में कोई अनुभव कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ये सुनने की क्षमता, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम इसको एक गुण बताता है, एक हुनर बताता है। ये सुनने की क्षमता एक हुनर है ना। तो जो अपने दर्दों से परेशान हो चुका होता है, तो नारकोटिक्स एनोनिमस में जाने के लिए ये पैसा, गाड़ी, मोबाइल, जूते, नेट और बाइक, ये सब की ज़रूरत नहीं होती है, समझ रहे हो दोस्तों। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस में जो बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं, और उनके पास डिमांड करने के लिए कोई नहीं है कि वो माँ है डिमांड करें, बाप है उससे डिमांड करें, या पत्नी है, बेचारे बिना बीवी बच्चों के और ऐसे ही जी रहे हैं। उनके पास तो नशा करने का बहुत बड़ा कारण है ना। कारण है कि ना तो उन्हें किसी को दिखाना है, ना ही उन्हें किसी का डर है ना। ना ही उन्हें कोई मारने वाला है कि तूने नशा क्यों करा, समझ रहे हो। लेकिन आज का जो नशेड़ी है, जो किसी रिहैब से वापस आता है, तो वो क्या करता है, वो डर से नशा छोड़ रहा है, डर से नशा छोड़ता है। यार घर वाले फिर से भेज देंगे, है ना, या इस बार पी ली तो बाप बहुत मारेगा, किसी का बाप मारेगा तो किसी का भाई मारेगा, तो किसी का चाचा मारता है तो किसी का मामा मारता है।
है ना, या किसी का कोई मारता है, किसी को कोई मारता है, तो वो जिससे भी डरता है तो वो उसकी डर की वजह से नशा छोड़े हुए होता है। और मतलब वो अंदर से नहीं आती उसके, मतलब वो नहीं चाह रहा कि मैं छोड़े रखूं, छोड़ दूं, सुधर जाऊं, आगे बढ़ूं, अब ना पीऊं और सफलता प्राप्त करूं। वो दूसरों की डर की वजह से छोड़े हुए हैं, समझ रहे हो। और कई इसलिए छोड़े हुए होते हैं कि भाई वो बस, कई प्रकार के लोग हैं नारकोटिक्स एनोनिमस में बताता है ये कार्यक्रम के, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, है ना। सब समुदाय से आए हुए, हर एक समुदाय से आए हुए, हर एक श्रेणी से आए हुए और कैटेगरी से, और चाहे वो लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक आस्था का व्यक्ति हो जो कार्यक्रम कहता है। तो नशा जो है लोगों ने, किसी ने प्रेमिका को दिखाने के लिए छोड़ रखा है, तो किसी ने बीवी को दिखाने के लिए छोड़ रखा है, किसी ने समाज को दिखाने के लिए छोड़ रखा है, तो किसी ने किसी को दिखाने के लिए छोड़ रखा है, किसी ने किसी को दिखाने के लिए छोड़ रखा है ना। तो वो जिन लोगों ने इस तरह से छोड़ रखा है, वो इसको बोलते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस में पूर्व धारणाएं होती हैं। ये पूर्व धारणाएं, किसी ने क्या नाम है, बाप के डर की वजह से छोड़ रखा है, कल को वो बाप ना रहेगा तो चांसेस हैं उसके फिर से नशा करने के, है ना। तो किसी ने प्रेमिका की वजह से छोड़ रखा है, तो वो उसको छोड़ के चली जाए तो उसके चांसेस बने रहेंगे नशा करने के लिए। तो किसी ने किस लिए छोड़ रखा है, किसी ने किस लिए छोड़ रखा है, लेकिन गट लेवल से, दिल से इसको बहुत कम लोगों ने छोड़ रखा है, और बहुत कम लोग ही रिकवर है ना। ऐसा नहीं होता कि जो नशा नहीं कर रहा वो रिकवर है, नहीं। नशा ना करना एक ज़मीन है, और रिकवरी शब्द आसमान है। यानी ये दोनों के शब्द इस तरह से जुदा जुदा हैं जैसे ज़मीन और आसमान अलग अलग होते हैं। नशा ना करना एक अलग चीज़ है और रिकवर होना एक अलग चीज़ है। नशा ना करना सिर्फ क्लीन कहलाता है, और रिकवर होना जो है वो है विचार और दृष्टिकोण का बदलाव, प्रतिक्रियाओं का बदलाव, व्यवहार का बदलाव, मिलने का बदलाव, बात करने का बदलाव, चाल ढाल का बदलाव, रहन सहन का बदलाव, आचरण का बदलाव, है ना, भाषा का बदलाव, वाणी का बदलाव, और पहनने ओढ़ने का बदलाव, और सबसे ज़्यादा मतलब अंदरूनी बदलाव, अंदरूनी बदलाव, है ना। सहन शक्ति जिसके अंदर है रिकवर है ना। बर्दाश्त और दूसरों की सेवा भाव जिसके अंदर है वो रिकवर है। जिसका नज़रिया अच्छा है ना, वो चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देखता है। अभी मैं पूछ रहा था एक व्यक्ति से, सदस्य से, मैं जब आफ्टर मीटिंग में बैठा हुआ, रात को करीब 11:30 बज गए थे, तो वहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं लड़का लड़की वगैरह वगैरह। वहाँ पर मंदिर भी है, शनि मंदिर है, हनुमान मंदिर है, तो उसकी पूजा पाठ करने के लिए भी आते हैं वहाँ पर लोग शनिवार का, शनि मंदिर में, हनुमान मंदिर में। तो और वैसे भी वो एरिया ऐसा है कि घूमने घुमाने लायक दिल है वो दिल्ली का। तो वहाँ पर एक लड़का और दो लड़कियाँ जा रहे थे, समझ रहे हो। एक लड़का और दो लड़कियाँ जा रहे थे, और हाफ हाफ उन्होंने वो पहन रखी थी, नीचे से टांगे नंगी थी। तो मैंने वो फ़ोटो खिंचवाया उन्होंने, फिर आगे बढ़े आइसक्रीम खाते हुए। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि इनको देख, इन तीनों को जाते हुए देख,
और मुझे एग्जैक्ट बता कि इनका रिश्ता क्या हो सकता है आपस में, है ना। तो कहने लगा, भाई मैं तो देखो नेगेटिव ही सोचता हूँ और नेगेटिव ही बताऊँगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग जा रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये एक प्रेमिका है और एक प्रेमिका की दोस्त है, या वो बोला कि एक प्रेमिका है और एक प्रेमिका की बहन है, या मतलब या वा में बोल रहा था वो, है ना। आ रहा था उसके मन में नेगेटिव ही, तो मैंने कि या में छोड़, एक बता। कहने लगा एक प्रेमिका और एक दोस्त, एक प्रेमिका एक दोस्त। तो हमारा नज़रिया जो है इस तरह से गिरता है लोगों के ऊपर कि यार ये प्रेमी प्रेमिका होंगे, ये आशिक माशूक है ना। तो क्या क्या अंदाजे लगा रहे हैं हम, है ना। जबकि कई ऐसे भी होते हैं, भाई बहन होते हैं और पति पत्नी होते हैं या वगैरह वगैरह। तो देखने का नज़रिया, है ना, देखते ही जो पहला ख्याल आता है वो आता है आशिक माशूक का। जब एक लड़का और एक लड़की घूम रहे होते हैं, आशिक माशूक, तो फिर चाहे वो बहन हो, भांजी हो, मामा हो, कोई भी हो, और इस प्रकार की लेडीज़ों को देखकर जो एडिक्ट का विचार घूमता है ना, जो वासना वाला विचार उसके अंदर घर करता है, जो वो एक एक्सरे कैप्चर कर लेता है ना, एक एक्सरे, बल्कि एक्सरे तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई, एक सीटी स्कैन जिसमें बहुत साफ साफ नज़र आए, सीटी स्कैन। तो ये जो नज़रिया होता है लोगों को देखने का, देखकर उनको सीटी स्कैन करने का, तो इसका बदलाव, इसका बदलाव रिकवरी होता है। और सोच, अच्छी सोच है या बुरी सोच है, तो सोच के बदलाव का नाम रिकवरी होता है। आज कैसा सोचता है, लोगों को देखकर, लोगों से मिलकर, है ना, उनके बारे में गलत राय तो पेश नहीं करता, गलत तो नहीं सोचता, है ना, चाहे वो सही है। सोच का बदलाव है। या एक व्यक्ति की बात सुनकर उसने कहा भाई वो बड़ा हरामी है, अच्छा, तो अब जीवन भर उसको मैं भी हरामी मानने लगा, है ना। एक वो मिसाल है कि जैसों के साथ रहोगे वैसा कहलाओगे, है ना। तो वो एक मेरे को कहने लगा कि जब वो उसने मेरे को देखा, परखा, कुछ दिन मिला, जाना, तो कहने लगा यार मैं तो तुम्हें ना, वो तुम उसके साथ मिलते थे, मुझे, मैंने तुम्हें हमेशा उसके साथ देखा था, है ना। तो मैं तुम्हें उस जैसा ही समझता था, लफंगा, लफंडर, आवारा, चिचोरा, बदतमीज। तो पर तुम तो यार ऐसे नहीं हो, है ना। तो मैंने बोला कि देखो यही तो बदलाव है कि सामने वाले के साथ दो लोग चाहे कैसे भी हो, है ना, एक अच्छा है, मैं जानता हूँ कि ये बुरा है, एक बुरा है, मैं जानता हूँ बुरा है, और उसके साथ अगर कोई है तो मैं उसको भी बुरा नहीं मानूंगा, उसको बुरा नहीं समझूंगा, समझ रहे हो। क्योंकि मुझे लोगों ने इस तरह से समझा है, तो मुझे अनुभव है, एक्सपीरियंस है ना। तो जब तक मैं खुद उसको नहीं परख लूँगा, खुद उसको नहीं आजमा लूँगा, तो एक, जब तक मैं उसके बारे में कोई राय पेश नहीं करूँगा, नहीं सोचूंगा कुछ भी, ना ही उसको गलत समझूंगा। कई ऐसे होते हैं भड़का देते हैं, कान भर दे देते हैं, भाई वो ऐसा है, वो वैसा है, तो उसको लेके हमारी धारणा हमेशा वैसी ही रहती है ना। मेरे बारे में कई अफवाहें उड़ी थी, तो कई सदस्य ऐसा सोचते थे मेरे बारे में, तो गलत सोचते थे मेरे बारे में, और कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं मारता हूँ, मैं पीटता हूँ, मैं मतलब जालिम हूँ, मैं एक ये वो, मतलब काउंसलर की छवि जो होती है। पहली बात तो देखो मैं कभी काउंसलर था ना हूँ, मैं तो बस एज अ सेवक, एक सेवक की भांति जो है संस्थाओं में जाकर
बच्चों को रिकवरी बांट देता हूँ, नारकोटिक्स एनोनिमस का संदेश दे आता हूँ, क्योंकि अगर उन्हें नारकोटिक्स एनोनिमस का संदेश नहीं मिलेगा और नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में उनको जो है प्रेरित कर देना है ना, उनके दिल में और दिलो दिमाग में बिल्कुल एन्ने ही भर देना कि जाना चाहिए, जाओ, ऐसे होता है, वैसे होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत प्यार मिलता है ना। लोग बहुत गले लगाते हैं, पूछते हैं, गश्ते हैं, घूमते हैं, हम फिरते हैं, सेलिब्रेशन होता है, ये होता है, वो होता है, एन्ने ऐसे काम करता है, एन्ने ये है, एन्ने से नशा छूटता है, छोड़े रखने के लिए एन्ने जाना पड़ता है। तो उनके मन में एक उमंग, तरंग और एक प्रेशर भरता हूँ मैं जा कर के, ताकि वो एन्ने आए। और जो एन्ने आएगा, है ना, और आकर एन्ने में आना बहुत छोटी सी बात है। एनए में आना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एनए में टिकना ये बहुत बड़ी बात है। आते तो है लोग, और नया नया नशेड़ी जब हफ्ता 10 दिन आने लगेगा ना, तो वो दूसरों को भी पूछने लगेगा, कहने लगेगा, भाई क्या हुआ भाई, मीटिंग नहीं आते तुम? भाई यार मीटिंग आया करो। मतलब 10-20 साल वाले व्यक्ति को फोन करके कह रहा है, अरे भाई मीटिंग आया करो, मीटिंग क्यों नहीं आते? मैं तो रोज मीटिंग आता हूँ। और वो महीना, 1.5 महीना, 10 दिन, 15 दिन या कोई 90 पूरी करके गायब हो जाता है, दिखते नहीं है। किसी किसी की खबर आती है कि वो सिर्फ आप किसी रिहैब में है, पेशेंट बने हुए हैं, आप किसी रिहैब में पेशेंट बन के टीडीए कर रहे हैं और वही यातनाएं सह रहे हैं। अच्छा, तो एनए में आकर कैसा लगेगा तुम्हें, है ना? तुम्हारा मन एनए से को छोड़ने का करेगा, तुम्हारा मन बार बार उबाऊ हो जाएगा, है ना। जिंदगी नीरस, उबाऊ और अर्थिंग लगने लगेगी। रोजाना वही जाना, रोजाना वही आना, ये सब करते करते तुम थक जाओगे और तुम्हारा मन करेगा कि कट ले, हटा, क्या होता है, कुछ नहीं होता है वहाँ पर, और जैसा बताया गया था ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो मैं उनको ये भी बताता हूँ कि भाई वहाँ पे आपको जब जाओगे तो शुरुआती दिनों में ऐसा लगेगा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हें सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे आप रिहैब में क्लासें होती थी, रिहैब में मीटिंग्स होती थी, ऐसा ही लगेगा जैसे आप लोग रिहैब में मिलकर आपस में शेयरिंग करते थे, है ना। एक दूसरे, तुम करते थे, फिर वो सुनता था, वो सुनता था, तुम करते थे, तो ऐसा ही लगेगा तुम्हें। और रोज़ आओगे, टाइम से आओगे और टाइम से जाने की कोशिश करोगे। कुछ अनजाने डर भी चलेंगे, अगर तुम आधा घंटा कहीं रुक भी जाओगे, थोड़ी देर भी हो गई, तो घर के प्रति अनजाने डर चलेंगे, घर वाले क्या सोच रहे होंगे, कहाँ चला गया, है ना। और तुम्हें मतलब तुम्हारा मन कटने को करेगा कि हटा, छोड़, कुछ नहीं होता। तो ये सब कुछ दिनों के लिए होगा, लेकिन तुम्हें फिर भी नारकोटिक्स एनोनिमस को छोड़ना नहीं है, 90 मीटिंग डट के करनी है और फिर रिजल्ट देखना तुम, है ना। क्या होता है कि तुम्हें बस वो अच्छा लगने लगेगा, फिर तुम्हें एक आदत हो जाएगी। और जिसको नारकोटिक्स एनोनिमस में जाने की आदत हो गई, उसका तो बेड़ा पार हो गया, है ना। उसका बेड़ा पार हो गया, वो नशे से दूर हो गया, उसके माँ बाप की जो जुद्दोजहद है उसका नशा छुड़ाने की, वो पूरी हो गई। और वो सिर्फ रिहैब भेजने से उनके माँ बाप की वो जुद्दोजहद पूरी नहीं होती, क्योंकि रिहैब का मतलब रिकवर कराना नहीं होता। रिहैब का मतलब नशे को कंटिन्यू जिंदगी भर के लिए छुड़ा देना नहीं होता, समझ रहे हो ना। हाँ, रिहैब का मतलब या नशा मुक्ति केंद्र का मतलब ये नहीं होता, है ना। वो सिर्फ लत से बाहर निकालते हैं उसे। हम नशा मुक्ति केंद्र को पुनर्वास के नाम से भी जानते हैं, और यानी कि शराब और ड्रग्स की लत से उबारने में, शराब और ड्रग्स की लत में पड़े व्यक्तियों को बाहर उबारने में केंद्रित होता है ना। लेकिन सारा जो खेल है वो छोड़ने का नहीं है। तो रिहैब क्या है, छुड़ा देता है,
शारीरिक स्थिति ठीक करा देता है, मानसिक स्थिति ठीक करा देता है ना, फिट फोर करा देता है, एक ब्रेक मिल जाता है उसको, समझा देता है, बता देता है अब क्या करना है, कैसे जीना है, कहाँ जाना है। सभी नहीं समझाते रिहैब, कुछ रिहैब समझाते हैं बस, सब नहीं समझाते। तो जो जो एनए में आएगा और मीटिंगें करेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, वो नशे से दूर हो जाएगा, उसके घर वालों की जिद्दोजहद ये मतलब वो सुखी हो जाएंगे, उसका जीवन सुखी हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। फिर आगे वो शादी करेगा, शादीशुदा है तो बीवी बच्चे सुख में आ जाएंगे, और मतलब टोटल मार के एक ज़िंदगी बच जाएगी, और काफ़ी ज़िंदगियां खुशहाल हो जाएंगी, कईयों के दिल पे से बोझ उतर जाएगा। तो रिहैब जो है, बहुत कम रिहैब ऐसे होते हैं जो मतलब ये चाहते हैं कि उनके यहाँ जो पेशेंट्स मरीज आया है वो सुधर जाए, पहले ही इलाज से सुधर जाए, और सुधरने के बाद ये कभी किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में ना जाए। तो ये बहुत कम रिहैब करता है इस तरह से, वरना ज़्यादातर जो मैंने अनुभव किया है वो बस ये सोचते हैं कि ये ना सुधरे और अपने पिए और फिर आ जाए, फिर से उसकी फीस आनी चालू हो जाएगी, क्योंकि जो पीता है रिलैप्स हो जाता है, और तो परिवार को सिर्फ यही पता होता है कि भाई एक ही जगह पता होती है उन्हें, वो वहीं भेजता है फिर से उसे, वो दूसरी जगह पूछना, पता करना, इंक्वायरी करना, सर्च करना, जांच पड़ताल करना, रिस्क लेना, भाग करना, दौड़ करना, ये करना, वो करना है, सब चीज़ों से बचने के बजाय चक्कर में उन्हें पता होता है कि ये रहा नंबर, कॉल करो ले जाएंगे, तो वो उसे फिर से वहीं भेज देता है। तो वो ये नहीं सोचता कि जहाँ जाने से मेरा बेटा बार बार भेजने से वो सुधर नहीं रहा है, वहाँ से वहाँ भेजने से तो मेरे को वो हॉस्पिटल ही चेंज कर देना चाहिए। तो निजी जीवन में अगर किसी हॉस्पिटल से हम इलाज कराने जाते हैं और वहाँ से, क्लिनिक से ही समझ लो, तो अगर वहाँ से फ़ायदा नहीं होता है तो क्या करते हैं हम ज़्यादातर स्थिति में, वो डॉक्टर चेंज कर देते हैं, फिर हम बड़े हॉस्पिटल जाते हैं या किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि फ़ायदा नहीं हो रहा फिर भी उसके पास जा रहे हैं, फिर उसने दवाई दे दी, कुछ दिन के लिए ठीक हो गए और फिर बीमार हो गए, फिर उसी के पास जा रहे हैं। तो जैसा हम अपने निजी जीवन में करते हैं, नशेड़ी के साथ भी तो ऐसा ही करना चाहिए ना। अगर वो एक रिहैब से ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नशेड़ी में कमी है या रिहैब में भी कमी है, क्योंकि रिहैब में प्यार, परवाह, चिंता, ना ही कोई सिखाने वाला, ना सीखने वाला, है ना। बिल्कुल आप डाले रखते हैं, पड़े रहो और आपस में खुद ही क्लास ले लो और खुद ही टाइम खाना पूर्ति करके और लाइटें, रात को लाइट बंद करने का टाइम हो जाए और सो जाओ। बहुत कम नशा मुक्ति केंद्र वाले होते हैं जो दिल से चाहते हैं जो उनके पास आया है वो ठीक होए, फिर कभी वो नशा ना करे, है ना। तो भगवान अल्लाह ऐसे लोगों को, ऐसे रिहैब वालों को दूसरा पेशेंट देता है। वो चाहते हैं कि यही पीता रहे और यही आता रहे, यही पीता रहे, यही आता रहे, इसलिए वो अपने, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है, और इसलिए वो ना खुद समय देते हैं, क्योंकि खुद तो उन्हें इतना पता भी नहीं होता। अगर जिसे पता भी है प्रोग्राम के जानकारी, रिकवरी, तो वो उस पर टाइम ही नहीं होता है, वो और कामों में बिजी रहता है। सारा स्टाफ जो है उन फैमिली पर राज कर रहा होता है, और जो चाहता है, जो अच्छा होता है दिल से, है ना, जो चाहता है कि खुदा उसे और भेजेगा, तो वो काउंसलर रखता है, या बाहर से एनए के मेंबरों को इनवाइट करता है, भाई आप हमारे रिहैब में आ जाना और क्लास लेना, बच्चों को कुछ दे देना, है ना। क्योंकि एनए का मेंबर अगर रिहैब में जाकर क्लास लेता है या शेयर करता है ना, तो उसकी एक क्लास से या एक शेयरिंग से ही एक मेंबर के कम से कम एक व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में जो बैठा है पेशेंट, उसने सुधरना ही सुधरना है, ये गारंटी है ना। और ज़रूरी नहीं है कि एक, न जाने कितनों के मन में नारकोटिक्स एनोनिमस में जाने की उत्तेजना जागृत होती है ना। और क्योंकि अन्य का मेंबर खुद अपने आप में एक सबूत होता है, वो अपने मुंह से बोल रहा होता है ना।
वो एक रोल मॉडल होता है ना, आदर्श होता है वो। देखो मैं तुम्हारी तरह था और वगैरह वगैरह, मैं एनए गया, मैंने कुछ नहीं करा, मैं रिहैब से गया, एनए गया और नशा छूट गया। तो कईयों को प्रेरणा मिलती है यार हम भी रिहैब से ना अपने एनए जाएंगे। और आज तक हमने ये काम नहीं करा, हम रिहैब से एनए नहीं गए। शायद यही कारण है कि हम बार बार नशा कर रहे हैं और रिहैब काट रहे हैं, समझे। तो वो एनए जाएगा फिर, है ना, एनए जाएगा, बेचारा टिक जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बहुत कम रिहैब वाले हैं जो नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्यों को या किसी अनुभवी को और एक सोबर व्यक्ति को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे रिहैब में आना भाई, और बच्चों को कुछ सीखने को देना, कुछ क्लास लेना उनकी, तो आपका वेलकम है, समझे ना। वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं बुलाएगा जो चाहता ही नहीं है, जिसे कोई मतलब ही नहीं है, बस पैसा आ रहा है, आता था, आ रहा है, आता रहेगा, वो नहीं चाहेगा। और अगर किसी व्यक्ति के रिहैब में जाने का ताल्लुक नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर की फीस से होता, यानी कि जब तक भाई तुम कोई बंदा नहीं बुलाओगे, एनए का क्लास नहीं लिवाओगे, जब तक आपको फीस ही नहीं मिलेगी, तो ये हर दिन किसी न किसी को बुला रहे होते, ऐसा कोई मतलब नहीं है ना। कोई आए सिखाने तो मरीज की फैमिली को पता नहीं है कैसे रहता है, क्लासेस हो रही हैं नहीं हो रही हैं। हाँ, जब वो मिलने आती है, जब वो मिलने आती है फैमिली, तो हो क्या क्या बताया जाता है उसको कि अभी क्लास में बैठा है, क्लास चल रही है, वो बाहर से काउंसलर आए ना दिल्ली से काउंसलर बुला रखा है ना, बुला रखे हैं उन्हें, तनख्वाह देते हैं, विजिट, है ना, 5,000 रुपये विजिट लेते हैं वो, और कोई नहीं आया हुआ अच्छा काउंसलर आए हुए, हाँ कोई वैसे भी उनका ही कोई बंदा आ भी गया होगा ना, और अंदर वो ऐसे ही बैठा भी होगा क्लास लेने के तौर पे। तो वो दिल्ली से काउंसलर आए, वो क्लास में बैठा, ये देखो कैमरे में दिखा दिया, हाँ वही क्लास चल रही है या फैमिली के आने से पहले ही सबको चेतन कर दिया, ओ क्लास बिठाल दे सबको, बिठाल दिया और क्लास लेने जैसा दिखावा शुरू कर दिया, ताकि फैमिली देखना चाहे अपने बच्चों को भी, देखो जी क्लास में बैठा हुआ है यार बहुत सारे झूठ है, बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं बताने बैठा तो मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी कि आप लोग वीडियो भी नहीं देख पाओगे खैर मैं यही ख़त्म करता हूँ, चलो। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।